हेलो स्टूडेंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस वीडियो में आज हम हाइड्रोजन करेंगे। तो मेरे साथ एंड तक वीडियो में जुड़े रहना। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी वीडियो है। कुछ फैक्चुअल है, कुछ कंसेप्चुअल है। तो इस वीडियो में हाइड्रोजन के बेसिक इंट्रोडक्शन, उसकी एग्जिस्टेंस और उसकी अकरेंस, उसके आइसोटोप्स, उनकी प्रिपरेशंस और हाइड्रोजन अपने आप में क्यों यूनिक है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ग्रुप नंबर 1 के साथ और कुछ प्रॉपर्टीज़ ग्रुप नंबर 7 के साथ मैच करती है। तो हमने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको डिस्कस करना है। तो शुरू करते हैं। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन द यूनिवर्स। अब सोचोगे ये कैसे? यूनिवर्स में स्टार्स, जैसे सन लिखा मैंने, ये भी स्टार की फॉर्म ही है। तो उसका जो मास है 70% ऑफ द मास वो हाइड्रोजन से बना होता है। आप सोचोगे सर ये कैसे? तो सन और स्टार में जो एनर्जी का सोर्स है वो हाइड्रोजन का फ्यूज़न है। जहाँ हाइड्रोजन से अल्फा पार्टिकल, हीलियम, इनकी एक ट्रांसमुटेशन रिएक्शन से ही ये बनते हैं। तो इसीलिए सन या डिफरेंट स्टार्स में जो एनर्जी के सोर्स है वो हाइड्रोजन से हैं, तभी हाइड्रोजन मैक्सिमम अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यूनिवर्स में है। दूसरे नंबर पे ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब, अर्थ पे है। तो ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी भी है हाइड्रोजन का एज ए फ्यूल, और हाइड्रोजन इकोनॉमी के अंडर हम इसको पढ़ते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल है 1H1। ये हाइड्रोजन है, प्रोटियम जिसको बोलते हैं। वैसे इसके दूसरे आइसोटोप्स भी हैं, ड्यूटेरियम भी और ट्रिटियम भी। तो इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। वैसे अगर इसी में हम देखें तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है वो 0 है, बिल्कुल सही। अगर हम हाइड्रोजन को एलिमेंटल फॉर्म में देखते हैं तो H2 में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायहाइड्रोजन। तो ये डायाटॉमिक है हाइड्रोजन, और इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। कंपाउंड में अगर देखें तो हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने लिखा EHX, तो ये E कोई भी एलिमेंट हो सकता है, मान लो NH3, या उसी तरीके से PH3। डिफरेंट एलिमेंट हम डिफरेंट ग्रुप्स में पढ़ते भी हैं, तो ये हाइड्राइड है। इनकी आगे टाइप भी पढ़ेंगे हम लोग। ये एसिड्स में भी है, ये हाइड्रोक्साइड्स में भी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी है, हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव, उन सब में भी हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ये था बेसिक सी बात हाइड्रोजन के बारे में, उसकी एलिमेंटल फॉर्म के बारे में, या ये कहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट आ गया हाइड्रोजन की अक्रेंस कैसे है, मतलब किस जगह पे किस फॉर्म में पाया जाता है। प्रिंसिपल एलिमेंट सोलर एटमॉस्फेयर, इसमें मेन एलिमेंट हाइड्रोजन है। वो मैंने पहले ही बोला कि यूनिवर्स का 70% बाय मास हाइड्रोजन है। दूसरे नंबर पे जुपिटर, सैटर्न, इन सब में हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इनकी ग्लोनेस, इनमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सब हाइड्रोजन के कारण है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में, मतलब सराउंडिंग में, एयर में, जैसे हमें पता है एयर में नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन भी है, बट वो हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में है। ये परसेंटेज क्यों कम है? क्योंकि लाइटर है। टोटल मास में से अगर हम हाइड्रोजन का मास देखें, मोल चाहे ज़्यादा हो, एटम मॉलिक्यूल चाहे ज़्यादा हो, लेकिन उसका मास बहुत कम है, तभी हमने परसेंटेज बहुत कम है। दूसरे नंबर पे अर्थ क्रस्ट का ये 15.4% पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, उसमें हाइड्राइड में, हाइड्रोकार्बन में, या ओशियन में पानी की फॉर्म में ये पाया जाता है। पानी में भी हाइड्रोजन है। दूसरे नंबर पे जैसे लिविंग वर्ल्ड है, प्लांट है चाहे एनिमल है, उसमें हाइड्रोजन कहाँ पाया जाता है? टिश्यूज़ में। ठीक है, दूसरे नंबर पे टिश्यूज़ में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, हाइड्रोकार्बन भी हैं, विटामिन्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, उन सब में कार्बन पाया जाता है, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी पाए जाते हैं। तो ये था एक बेसिक सा अक्रेंस हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन के, जो इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कराऊंगा। तो हाइड्रोजन में के हम आइसोटोप्स करेंगे, उनके डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। मेनली तो फिजिकल डिस्कस करनी है, केमिकल को उनकी सेम होती हैं। और दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन की कंट्रोवर्शियल पोजीशन, कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 और ग्रुप 17 में दोनों में कैसे इनकी कौन सी प्रॉपर्टी सेम है या किन में डिफरेंट है। तो वीडियो रोको, ये वाला सेक्शन कंप्लीट कीजिए, तो इसको उतार लो आराम से। थोड़ा फैक्चुअल है, इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है, ये बहुत चैप्टर ही बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है।
तो आगे हम करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे मैंने बोला आइसोटोप्स और उनकी कंट्रोवर्शियल पोजीशन, तो इसके नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं। तो इस सेक्शन में हम हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप्स करेंगे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। एक है 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटीरियम और 1H3 ट्रिटियम। तो ये नॉर्मल हाइड्रोजन है प्रोटियम, और जो ड्यूटीरियम है वो है हैवी हाइड्रोजन, और जो ट्रिटियम है वो है रेडियो एक्टिव, और वो बीटा एमिटर है, बीटा पार्टिकल इमिट करता है और फिर वो स्टेबल हो जाता है। तो अगर अपने ये देखें, इसमें सिमिलरिटी किया है, ये आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास भी डिफरेंट है इसमें। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन सब में बराबर हैं, सिर्फ न्यूट्रॉन का डिफरेंस है। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंस है किसका, न्यूट्रॉन का। मतलब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स में डिफरेंट है, या डिफरेंस है न्यूट्रॉन्स का, इसमें 0, इसमें 1 और इसमें 2। तो हमने क्या करना है, 1 में से 1 माइनस किया 0, 2 में से 1 किया 1 और 3 में से 1 किया 2 आ गया। अब आ गया इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या फ़र्क है। सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव बॉन्डेंस। देखो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन यही होता है नॉर्मली, और ये बहुत कम है। अगर अपने इनकी परसेंटेज को देखें तो ये मान के चलो कि 99 पॉइंट, मतलब ये वाला 99.985% यही है, 99.985% यही है। ये बहुत कम है, ये तो निग्लिजिबल है क्योंकि रेडियो एक्टिव है, डिके हो जाता है इसका। दूसरे नंबर पे ये एग्जिस्ट करता है H2, ये एग्जिस्ट करता है D2 और ये एग्जिस्ट करता है T2। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो इधर को बढ़ता है। उसका रीज़न क्या है, जैसे ग्राम एटॉमिक मास इंक्रीज करोगे वान डेर वाल्स फोर्सेस इसमें बढ़ते हैं। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट H2 से D2 से T2 का ज़्यादा है। अब देखिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न और हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब किसी सॉलिड को हमने फ्यूज़न करना है, मोल्टन करना है, तो फ्यूज़न देंगे 1 मोल को, और अगर लिक्विड को हमने हीट करके वेपर्स बनाएंगे तो हम लोग उसको हीट ऑफ फ्यूज़न देंगे। ये जो ये वाला ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, वही ऑर्डर इसका रहेगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेंगे तो उसका हीट ऑफ फ्यूज़न भी बढ़ेगा पर मोल, मतलब किलो जूल पर मोल में। अब आगे आयनाइज्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सेम रहती है, क्योंकि जो आयनाइज्ड एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसमें Z जो है वो तो सब में 1 है, और दूसरे नंबर पे जो इसका साइज़ है वो भी ऑलमोस्ट बराबर है, सेम है। तो जो फैक्टर आयनाइज्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं वो इन तीनों में सेम है, और इनकी आयनाइज्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस सेम रहते हैं। अब आगे बात डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये लो 1 मोल इसका है, इनका है, इनका है, तो 1 मोल देखेंगे तो मास इसका ज़्यादा होगा। तो मोलर वॉल्यूम अगर देखें तो डेंसिटी इधर को बढ़ती है, ये ध्यान रखना आपने। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में यहाँ पर हमने H देखना है, इधर हमने D देखना है। तो एक्सपेरिमेंटली जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नापी गई तो H2 से D2 की ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना। और कई बार पूछ लेते हैं HD की, तो वो इनके बीच में आ जाएगी, H2 की, फिर HD की, फिर D2 की, तो इसलिए के बाद DT की, फिर TT की। तो क्योंकि ट्रिटियम के बहुत कम मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव डिके होता है, बहुत रेयर है, तो बॉन्ड एनर्जी H2 और D2 की देखी गई है, और H2 से D2 की ज़्यादा होती है। अब आइसोटोपिक इफेक्ट किसको बोलते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ देखी कि कुछ प्रॉपर्टी को छोड़ के, जिसमें आयनाइज्ड एनर्जी ये वाली हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ में ऑर्डर है। ये देखो इंक्रीज़ हो रहा ऑर्डर, और ये देखो इंक्रीज़ हो रहा ऑर्डर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में रेगुलर ऑर्डर होना, इंक्रीजिंग ऑर्डर होना डिफरेंट आइसोटोप्स में, इस इफेक्ट को बोलते हैं आइसोटोप इफेक्ट। तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर इन डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन, इट शो द आइसोटोपिक इफेक्ट। मतलब अगर किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ में, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में देखा, कोई रेगुलर ऑर्डर हो, इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, यहाँ तो मैंने इंक्रीजिंग लिखा क्योंकि ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, और ये भी इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, सेम ना हो, डिफरेंट ऑर्डर हो,
तो उसको बोलते हैं कि उसके पीछे एक रीज़न है, उसको बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। तो ये हमने इस सेक्शन में हाइड्रोजन के आइसोटोप्स किए हैं। आगे और कुछ नई चीज़ें करते हैं। एक बार आप वीडियो रोकिए, वीडियो रोक के ये वाला सेक्शन उतारो, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन हमें आता है। तो वीडियो रोको एक बार पूरा आराम से। इसी तरीके से ऑर्डर वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, इनके ऑर्डर ही आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन की कंट्रोवर्शियल पोजीशन कैसे है उसको डिस्कस करते हैं। तो इस सेक्शन में हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो कंट्रोवर्शियल पोजीशन है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसके बेस पे हम ये बोलेंगे कि वो एल्कली मेटल के साथ मैच करती है, उनके साथ रखा जाए। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये बताएंगे कि इनको ग्रुप नंबर 7 हैलोजन के साथ रखा जाए। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं यूनिकनेस कि हाइड्रोजन दोनों से अलग है। तो वन बाय वन हम हाइड्रोजन की रिजेंबलेंस विद द एल्कली मेटल डिस्कस करते हैं और उसके बाद रिजेंबलेंस विद द हैलोजन्स। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ जिसके बेस पे हम ये बोलते हैं कि हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 के साथ रखा जाए। सबसे पहला पॉइंट, सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS1। ये जो NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ये है एल्कली मेटल का, और हाइड्रोजन का अपना क्या है 1s1। तो इसके बेस पे हम इसको ग्रुप नंबर 1 पे रख सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक इसका बेस हो सकता है। दूसरा, हाइड्रोजन H+ बनाता है बहुत जगह, उसी तरीके से जैसे एल्कली मेटल यूनी पॉजिटिव कटायन बनाते हैं K+, Li+, Na+, Rb+, Cs+। तो ये एक प्रॉपर्टी प्रूव करती है, सर्टिफाई करती है कि हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 में रखना चाहिए। जैसे एल्कली मेटल हैलाइड बनाते हैं, जैसे NaCl बनाते हैं, NaCl। तो यहाँ पर Cl तो दोनों में ही है, ये Na और ये H, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। ऑक्साइड बनाते हैं Na2O H2O बन गया, देखो। सल्फाइड बनाते हैं Na2O, देखो H2S बन गया। तो मतलब ऑक्साइड की फॉर्मेशन में, सल्फाइड की फॉर्मेशन में, क्लोराइड की फॉर्मेशन में, या हैलाइड की फॉर्मेशन में हाइड्रोजन एल्कली मेटल के साथ मैच करता है। चौथी प्रॉपर्टी है कि सिमिलर टू सोडियम, पोटेशियम या रुबिडियम, जब अपने इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं मोल्टन NaCl का, तो वो जो मेटल हैं वो कैथोड पे लिबरेट होते हैं। कहाँ? कैथोड पे। और हाइड्रोजन भी कैथोड पे लिबरेट होती है, और ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन कैथोड पे निकलेगी और ये एनोड पे निकलेगी। ठीक है, तो ये 4 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये प्रूव करती हैं, सपोर्ट करती हैं कि हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 के साथ रखा जा सकता है। अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो ये प्रूव करेंगी कि इनकी रिजेंबलेंस विद द हैलोजन है। कौन सी? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेस देन हीलियम, मतलब हाइड्रोजन के बाद एक नोबल गैस आती है। उसी तरीके से जैसे हैलोजन जो है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है नोबल गैसेस से, क्योंकि जो नोबल गैसेस है वो NS2 और Np6 है। मतलब जैसे फ्लोरीन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो बन गया नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। उसी तरीके से H में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, बन जाता है हीलियम। हाइड्रोजन नॉन मेटल है और जो हैलोजन वो भी नॉन मेटल है। हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है H2 की फॉर्म में, जैसे ये भी एग्जिस्ट करते हैं Cl2, Bl2, I2, F2 की फॉर्म में। हाइड्रोजन भी एनायन एग्जिस्ट करता है, और जैसे ये हैलाइड भी एनायन एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन बहुत जगह आप देखना इस तरीके से, जैसे मैंने बोला NaH है तो इसमें ये माइनस है, ये प्लस है, तो हाइड्रोजन भी अनायनिक हो सकता है। आयनस एनर्जी अगर कंपेयर करें हाइड्रोजन की 1312 किलोजूल पर मोल है, और वो बिल्कुल उसी तरीके से हाई है जैसे हैलोजन की होती है। अगर फ्लोरीन की बात करें तो 1680 किलोजूल पर मोल है, ये मतलब हायर साइड में है, और उधर एल्कली मेटल की जो आयनस एनर्जी वो लो होती है। तो इसलिए इससे हम लोग ये प्रूव करते हैं ग्रुप नंबर 17 के साथ ये मैच करता है। सिमिलर टू मेटल हैलाइड, मेटल हैलाइड जैसे NaCl है, NaH भी एग्जिस्ट करता है अनायनिक फॉर्म में। तो ये कुछ ऐसी 5 प्रॉपर्टीज हमने देखी जो ये प्रूव करती है कि वो ग्रुप नंबर 17 के साथ हो सकता है, और ये बताती है कि ये ग्रुप नंबर पहले में रखा जा सकता है। लेकिन हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे
जो ये बताएगी कि हाइड्रोजन ना तो इसके साथ मैच करता ना उसके साथ मैच करता, इसकी यूनिकनेस है। तो हाइड्रोजन का जो साइज बहुत स्मॉल है H प्लस का, उसके बाद H प्लस अकेला एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये करता ही कंबाइंड फॉर्म में है, हाइड्रेटेड फॉर्म में करता है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, बाकी सब में न्यूट्रॉन है। हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी बहुत लो है, एल्कली मेटल बहुत रिएक्टिव है, हैलोजन भी बहुत रिएक्टिव है। तो इसीलिए कई बार ये कंक्लूजन निकलता है कि हाइड्रोजन को ना तो ग्रुप नंबर जो एल्कली मेटल के साथ स्टडी किया जा सकता है और ना ही ग्रुप नंबर जो 7 है, जिसको हम 17 बोलते हैं, 7 रोमन में लिखा मैंने, तो उनके साथ भी रखा नहीं चाहिए। तो इसीलिए हाइड्रोजन को एल्कली मेटल के साथ नहीं पढ़ाते, हैलोजन के साथ नहीं पढ़ाते। तो इनको एक अलग से ही एक चैप्टर है, इसका यूनिट ही अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज ही अलग हैं, कंपाउंड्स भी इसके अलग हैं। तो इस तरीके से हाइड्रोजन की जो हमने कंट्रोवर्शियल पोजीशन डिस्कस की है, आप वीडियो रोको, एक बार वीडियो रोक के ये सारे पॉइंट्स उतारो और इनको पूरा याद करो, समझो। यही पूछा जाता है कि प्रॉपर्टी दी होती है, उसमें बोल देते हैं कि इस प्रॉपर्टी के बेस पे आप क्या कंक्लूजन निकालते हो कि हाइड्रोजन एल्कली मेटल के साथ है या इसके साथ है। तो आपको ये पॉइंट जो है सारे बिल्कुल अंडरस्टैंड हो गए होंगे, इसको उतारो और समझो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की प्रिपरेशन और उनकी आगे प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो इस सेक्शन में हम हाइड्रोजन के प्रिपरेशन के डिफरेंट मेथड्स करेंगे। उनमें सबसे पहले है कुछ ऐसे मेथड जो स्मॉल स्केल पे या लेबॉर्ट्री में यूज़ होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हम कमर्शियल मेथड पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इधर फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, जिंक एक ऐसा मेटल है जिसका -SrP है। जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जिसका -SrP है। इसको हम ग्रेनुलेटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं, ग्रेन्यूलेटेड, ये नोट कर लीजिएगा, ग्रेनुलेटेड। और उसके साथ कोई भी डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl यूज़ करना, हमने कोई एसिड यूज़ करना है, तो इसमें जिंक क्या होगा, जिंक आयन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा और H प्लस जो है H2 में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब जब भी किसी एसिडिक सॉल्यूशन में जिंक ऐड करोगे तो वहाँ पर जिंक आयन बनेगा और H2SO4, जिंक H2SO4 है तो Zn-SO4 बन जाएगा और HCl है तो Zn-Cl2 बन जाएगा। इसमें जिंक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। इसको लेबोरेटरी मेथड बोलते हैं। अब आ गया जिंक को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालें तो यहाँ पर बनेगा सोडियम जिंकेट और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन। तो ये आपको याद रखना है कि इनसे भी बन सकता है। तीसरा है कुछ और मेटल जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, इन सब के SrP माइनस हैं, और अगर हम इधर एसिड और बॉइलिंग वाटर यूज़ करें तब भी इसमें हाइड्रोजन निकलेगी। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें ये सब मेटल काम करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का, और वो एसिड में से जो H प्लस है उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे के और चेंज हो जाएंगे H2 में, चाहे एसिड में से मिलता है चाहे बॉइलिंग वाटर में से। इसी का ही ये एग्जाम्पल है जिंक वाला, क्योंकि जिंक भी -SrP में है। तो ये मैंने अभी छोटे कुछ मेथड डिस्कस किए हैं जिसमें हम हाइड्रोजन बहुत थोड़ी मात्रा में लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। अब है कमर्शियल लेवल पे, हमारे पास बहुत वाटर होता है, उसको हमने थोड़ा सा एसिड ऐड कर देना गुड कंडक्टर बनाने के लिए, क्योंकि जो वाटर है उसका कंडक्टिविटी लो है। और अब अपने उसका करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस और उसमें हाइड्रोजन निकलेगी एट कैथोड और ऑक्सीजन निकलेगी एट एनोड। तो ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है, कमर्शियल मेथड है। दूसरा इसी तरीके से अगर अपने हाइड्रोजन चाहिए हाई प्योरिटी में, मतलब उसमें कोई और इम्प्योरिटी ना हो, जैसे यहाँ तो ऑक्सीजन गैस भी उसके मिक्स हो जाती है, तो हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड निकल इलेक्ट्रोड यूज़ करके उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो वहाँ पर हाइड्रोजन आपको हाई प्योरिटी अमाउंट में मिलेगी, 99.95% प्योरिटी होगी, उसमें और कोई भी बाय प्रोडक्ट इम्प्योरिटी नहीं होगी। तीसरे नंबर पे अगर अपने पास NaCl एक्वस, ध्यान रखना NaCl एक्वस है, पानी में NaCl है, तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो Cl2 एनोड पे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पीछे बचता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है ऑफ NaCl एक्वस का। लास्ट में आयरन, अगर हम रेड हॉट आयरन यूज़ करते हैं और स्टीम पास करते हैं तो उसमें Fe3O4
सॉलिड बनेगा इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, ठीक है। और साथ में निकलती है हाइड्रोजन। अपने इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं, कैसे? Fe लिखेंगे, H2O लिखेंगे और Fe3O4 लिखेंगे और यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन, इधर 3 है तो 3 लिख दो, ये 4 है तो 4 लिख दो और यहाँ पर 4 आएगा। ये सॉलिड है, इसके 3 मोल से 4 मोल स्टीम रिएक्ट करेगी और 4 मोल H2 निकलेगी। तो इस तरीके से हम इनकी इक्वेशन को भी बैलेंस करके आगे यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ मेथड्स जिसमें हाइड्रोजन हम लेबॉर्ट्री मेथड और कमर्शियल मेथड में प्रिपेयर करते हैं। एक बार वीडियो रोको और ये सारा समझो। इसमें थोड़ा आपको फैक्चुअल नॉलेज चाहिए कि कौन से क्या मिलता है। जैसे मैंने हाई प्योरिटी वाला बताया तो इससे यूज़ करेंगे, NaCl एक्वस से क्लोरीन निकलेगी एनोड पे और NaOH। इसी तरीके से जिंक एक ऐसा एम्फोटेरिक मेटल है जो एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है और दोनों से निकालता हाइड्रोजन। आगे कुछ और ऐसे मेथड करते हैं जिनमें हाइड्रोजन हम हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करेंगे, जैसे सिन गैस है। तो मैं इनसे अलग आगे कुछ और मेथड करता हूँ। वीडियो रोक के ये वाला पार्ट एक बार पहले उतारो और अब हम करते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इस पार्ट में हम हाइड्रोजन की प्रिपरेशन डिफरेंट हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करेंगे, या कोक या कोल से प्रिपेयर करेंगे और इसमें हमने स्टीम यूज़ करनी है। तो मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। करना क्या है? स्टीम इज पास्ड ओवर द हाइड्रोकार्बन और कोक, या लिख दो कोल, एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जनरली देखो निकल लिखा हुआ है और टेम्परेचर 1270 केल्विन है। हाइड्रोकार्बन हमने मीथेन लिया, या कोई भी CnH2n+2 ले सकते हो। तो इसमें आप देखो अगर हम स्टीम पास करते हैं, स्टीम और कैटलिस्ट ये यूज़ किया, तो ये जो मीथेन है ये CO+3H2 में यूज़ होगा और ये एक मिक्सचर है CO+3H2। उसी तरीके से अगर हम स्टीम पास करते हैं, ये स्टीम है गैस और कार्बन कोक सॉलिड के ऊपर, तो यहाँ पर CO+H2 बनेगा और ये है वाटर गैस। क्या है? वाटर गैस। वाटर गैस इज ए गुड फ्यूल। CO+H2 इज वाटर गैस, इट इज़ ए गुड फ्यूल। अब आ गया सिन गैस या सिंथेसिस गैस क्या होती है। देखो CO+3H2, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और हाइड्रोजन भी है, तो इसको हम सिन गैस बोलते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं? सिन गैस। ध्यान रखो, सिन गैस जो CO+ हाइड्रोजन का मिक्सचर हो, अगर 1:1 रेशो में हो तो उसको वाटर गैस बोलते हैं। तो मिक्सचर ऑफ द CO और H2 इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ मीथेनॉल और डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। तो इसलिए क्योंकि ये CO+3H2 है या CO+ जो भी हाइड्रोजन का मिक्सचर है, अगर हम उनको हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर करने में यूज़ करें, सिंथेसिस करने में यूज़ करें, मीथेनॉल को सिंथेसिस करने में यूज़ करें, इसीलिए इसको बोलते हैं सिन गैस, सिन फ्रॉम द सिंथेसिस गैस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो सिंथेसिस गैस का निक फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है सिन गैस। उसके बाद आता है कोल गैसिफिकेशन। किसको बोलते हैं? कोल गैसिफिकेशन किसको बोलते हैं? ये वाली जो रिएक्शन है जिसमें कार्बन प्लस H2O, CO+H2, इसी को ही कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं। तो क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग CO+H2 वाटर गैस और सिन गैस बाय पासिंग स्टीम ओवर कोल और कोक। तो इसमें से कोल को हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं गैसिफिकेशन। कोल का गैसिफिकेशन, कोल को CO+H2 में चेंज करना। उसके बाद आता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। क्या है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन? क्या है? देखो हमें पता है कि इस वाटर गैस में CO+H2 है। हम चाहते हैं कि इसमें से हाइड्रोजन की प्रोडक्शन और इंक्रीज़ करें। क्या करें? हाइड्रोजन की प्रोडक्शन और इंक्रीज़ करें। तो उसका एक हमारे पास तरीका है, वाटर गैस का ही CO पार्ट में हमने स्टीम पास करनी है और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और इधर CO2 निकलेगी। CO2 को हम अब्जॉर्ब कर लेंगे सोडियम आर्सेनेट सॉल्यूशन में और ये हमें हाइड्रोजन गैस बन गई। बहुत ध्यान से समझो, व्हेन द स्टीम इज पास्ड ऑन द वाटर गैस या थ्रू द वाटर गैस, द प्रोडक्शन ऑफ द H2 increase and
इंक्रीज यूजिंग सम कैटलिस्ट। तो इसमें CO2 जो है दैट कैन बी यूज्ड और कंज्यूम्ड लिख लो ऐसे, इसको लिख लो कंज्यूम्ड या रिमूव्ड लिख लो, रिमूव्ड लिखो वो ज़्यादा बेटर है, रिमूव्ड बाय यूजिंग सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन, क्योंकि वो CO2 को अब्जॉर्ब कर जाता है। तो हमने इसमें 3 टर्म पढ़ी है, सिन गैस, सिंथेसिस गैस, मिक्सचर ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड मिथेनॉल, कोल गैसिफिकेशन। बेसिकली यही इक्वेशन को हम कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं, इसी को ही। तो कोल है उसको हमने गैस में कन्वर्ट करना, कोल गैसिफिकेशन। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन का मतलब वाटर गैस का ही एक कंपोनेंट हमने CO यूज़ करना और इसमें स्टीम में से हाइड्रोजन गैस निकालनी है, इसको बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। बेसिकली वाटर गैस में स्टीम पास करने से हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करते हैं, तो इसी को बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो ये हमने इंडस्ट्रियल लेवल पे कुछ मेथड और पढ़े हैं। वीडियो एक बार रोको, वीडियो रोक के ये सारी रिएक्शन को बहुत माइन्यूटली कंपेयर करके याद करो। सिन गैस क्या है, कोल गैसिफिकेशन किसको बोलते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या है, काफ़ी इसमें क्लोजनेस है बट माइन्यूटली हमने इनको डिस्कस करना। तो आगे चलते हम हाइड्रोजन की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, और ये हमने प्रिपरेशंस की हैं उनको भी स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन कैसे कैसे किन के साथ रिएक्ट करके कौन कौन से नए कंपाउंड बनाता है। तो अब हम करते हैं केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। तो इस पार्ट में हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज करेंगे, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले कुछ फैक्चुअल नॉलेज लेनी है, वो क्या है, प्रॉपर्टीज में वेरी हाई HH बॉन्ड एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी लिख लो, वेरी हाई हाइड्रोजन के बॉन्ड की एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। ये शो करता है हाइड्रोजन इनर्ट है और लेस रिएक्टिव है। हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव क्योंकि उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए, क्योंकि एटॉमिक साइज बहुत छोटा है। मोरओवर इसकी आयनस एनर्जी बहुत हाई है, इसीलिए भी ये लेस रिएक्टिव है। हाइड्रोजन की जो आयनस एनर्जी है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलती, 1312 किलोजूल पर मोल है, इसलिए ये रिएक्टिव है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम जैसा नोबल गैस इलेक्ट्रॉन, इसलिए भी लेस रिएक्टिव है। हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाना हो तो हाई टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या इलेक्ट्रिक आर्क चाहिए, इन कंडीशंस में ये रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, तब वो HH माइनस में चेंज हो जाएगा, इसका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा। नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे तो वो HH प्लस में चेंज हो जाएगा। कई बार हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड भी बनाएगा बाय शेयरिंग, क्योंकि ये है नॉन मेटल। तो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टी से पहले यूनिकनेस है, कुछ फैक्चुअल नॉलेज है कि हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव क्यों है। इसलिए अब देखना, इधर हाइड्रोजन को रिएक्ट करते हुए हमने कई जगह पे कैटलिस्ट ऐड किए हुए हैं, कई जगह पे हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, ऐसे। तो सबसे पहले ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर हैलोजन से करवाते हैं, किससे, हैलोजन से करवाते हैं, तो Cl2 Br2 तो HX बनेगा। ये याद रखना, फ्लोरीन है तो डार्क में की प्रेजेंस में, और आयोडीन है तो कैटालिस्ट चाहिए, क्योंकि रिएक्टिविटी में फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है, आयोडीन लेस रिएक्टिव है। बनेगा क्या, हाइड्रोजन हैलाइड HX। दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन को अगर जलाया जाए, कंबस्शन किया जाए O2 की प्रेजेंस में, तो बनता है वाटर, हीट निकलती है 285, यहाँ लिख भी सकते हो 285 किलो जूल एनर्जी निकलती है, और ये हाईली एक्सोथर्मिक है, इसीलिए तो हाइड्रोजन एज ए गुड फ्यूल है। नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो अमोनिया बनेगा, और उसके लिए हमें आयरन कैटलिस्ट, इतना टेम्परेचर 200 एटमॉस्फेयर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हेबर प्रोसेस। उसके बाद कुछ ऐसे मेटल भी हैं जिनको हाइड्रोजन रिड्यूस भी करता है, मेटेलिक फॉर्म में खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये ध्यान रखना। ये वो मेटल है जो लेस रिएक्टिव है। कुछ ऐसे ऑक्साइड भी हैं जो लेस रिएक्टिव मेटल के हों, उनको ये रिड्यूस करता है, हाइड्रोजन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और कॉपर प्लस को कॉपर में और O से बना गया वाटर। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और निकल की प्रेजेंस में सैचुरेट में कन्वर्ट होता है
इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। और यही प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी वनस्पति जो ऑयल है जो अनसैचुरेटेड है उसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट करके घी में कन्वर्ट कर देते हैं, हार्ड मास। उसके बाद अगर किसी भी अल्कीन जैसे इथीन है उसमें CO ऐड कर दें इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ बन जाएगा एल्डिहाइड। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ द ओलिफिन। तो ये थी कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन की। शुरू में तो देखो लगता था लेस रिएक्टिव है, बट कुछ कंडीशनल ये रिएक्ट कर चुकी हैं। तो ये खास हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन की डिस्कस की हैं, जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट भी है ये। और आप देखो रिड्यूसिंग मेटल को भी करता है, नाइट्रोजन के साथ अमोनिया बनाया, ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाया, और जितने भी हैलोजन उनके साथ HX बनाया। और ये रिडक्शन रिएक्शंस है, हाइड्रोजनेशन। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन में भी ये रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो आराम से एक बार वीडियो रोक के ये सारे सेक्शन उतारो। और अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेन यूजेस ऑफ द हाइड्रोजन, यूजेस ऑफ द हाइड्रोजन। तो इस सेक्शन में हम हाइड्रोजन के यूजेस करेंगे। बहुत कॉमन से यूजेस हैं, इससे पिछली जो केमिकल प्रॉपर्टी उसी के बेस पर हैं। और एक स्पेशल न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर करेंगे हाइड्रोजन का। तो शुरू करते हैं यूजेस। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर, इवन हाइड्रोकार्बन ऑल्सो, टू कन्वर्ट द अनसैचुरेटेड ऑयल इनटू वनस्पति फैट, और वो है सैचुरेटेड हार्ड। प्रिपरेशन ऑफ द मीथेनॉल, और इसमें CO+2H2, ये कोबाल्ट एक कैटालिस्ट है, लिख लो कोबाल्ट कैटालिस्ट है CO, तो मीथेन बनेगी। ठीक हो गया बिल्कुल। और ये मीथेनॉल, इससे मीथेनॉल बनाएंगे, CH3OH लिख लेना, मीथेनॉल। उसके बाद ये यूज़ होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और वो है मेटल ऑक्साइड के लिए, जैसे कॉपर को सिल्वर को मेटल में चेंज होना, वहाँ से हाई ऑक्सीजन निकालनी। ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च जो वेल्डिंग और कटिंग के लिए यूज़ होती हैं, उनमें हाइड्रोजन यूज़ होती हैं। होती कैसे हैं? सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को नेसेंट में चेंज करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक आर्क। तो ये बहुत अनस्टेबल हैं, और ये जब हाइड्रोजन में H2 में चेंज होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, और 4000 के आसपास वो टेम्परेचर रेज हो जाएगा। जिस सरफेस को हमने काटना है, वेल्डिंग करना है, उसी पे ये सारा काम किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। हाइड्रोजन क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द रॉकेट फ्यूल सेल, जिसको हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल बोलते हैं, और पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये कुछ कॉमन से हाइड्रोजन के इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। अब हम करते हैं न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स क्या होते हैं। देखो हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है H2 की फॉर्म में, इधर भी H2 की फॉर्म में, तो इसके न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर ऑर्थो एंड पैरा हैं। तो ये न्यूक्लियस की स्पिन के बेस पे हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या दिया, दो एटम हैं, उनके इलेक्ट्रॉन की तो स्पिन ऑपोजिट होगी, लेकिन अगर उनके न्यूक्लियस की स्पिन सेम साइड में आ जाए उसको बोलते हैं पैरेलल स्पिन। तो यहाँ प्लस 1 हो गया। तो अगर न्यूक्लियस की स्पिन सेम साइड पे हो जाए उसको बोलते हैं ऑर्थो, और अगर एक इधर चला जाए दूसरा उसके उलट, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल स्पिन, और इस पर नेट स्पिन 0 होती है, और ये है इसका पैराफॉर्म। तो पैराफॉर्म का मतलब एंटी पैरेलल, और ऑर्थो का मतलब पैरेलल स्पिन है। ठीक है। रूम टेम्परेचर पे ये जो ऑर्थो है ये 75% होता है, और ये होता है 25%, मतलब रूम टेम्परेचर पे ऑर्थो मोर एंड पैरालेस। जैसे हम टेम्परेचर डाउन करेंगे तो ये जो ऑर्थो है ये कम हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और परसेंटेज ऑफ जो पैरा है वो लो टेम्परेचर करने से इंक्रीज हो जाएगी, और 20 केल्विन के आसपास ये हो जाएगा 100% पैरा। तो कंडक्टिविटी में ऑर्थो से ज़्यादा पैरा होता है। तो ये हमने कुछ बातें न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर ऑर्थो और पैरा की सीखी, और उनको हमने कंपैरिजन किया। एक बात बताता हूँ, हम पैरा को 100% प्योर बना सकते हैं लो टेम्परेचर पे, लेकिन ऑर्थो कभी प्योर नहीं होता, क्योंकि ये मैक्सिमम 75% तक प्योर होता है, बाकी इसमें 25% रहता है। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर प्योर पैरा फॉर्म एट द लो टेम्परेचर, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर प्योर ऑर्थो। तो ये था थोड़ा कंपैरिजन। न्यूक्लियर स्पिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अब आप वीडियो रोकिए,
वीडियो रोक के ये पूरा सेक्शन उतारो जिसमें मैंने आपको यूजेस करवाए हैं और एंड में करवाया न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स। ओके, तो ये वीडियो रोक के पूरा कंप्लीट करो। तो आई होप कि आपने आज का जो वीडियो है बहुत इंजॉय किया होगा। हाइड्रोजन की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, इंट्रोडक्शन, इनकी कंट्रोवर्शियल पोजीशन। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट लेके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन एजुकेशन चैनल। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।